अपन अभी तक जितनी भी डी ब्लॉक तत्वों की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पढ़ रहे थे। और आज भी हम उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो गुण है उत्प्रेरकी गुण, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उत्प्रेरकी गुण यानी कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटलिस्ट के रूप में हम संक्रमण तत्वों को काम में लाते हैं। और ये जो गुण है इसके बारे में जो क्वेश्चन आता है वो ये है, क्या कारण है कि संक्रमण तत्व ही अच्छे उत्प्रेरक की भांति प्रयुक्त होते हैं। तो ये जो प्रश्न आता है उसमें आपको बताना पड़ेगा कि इसमें ऐसी कौन सी खासियत है जिसकी वजह से संक्रमण तत्वों को हम उत्प्रेरक की भांति प्रयुक्त कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि उत्प्रेरक होता क्या है। तो उत्प्रेरक, जैसा कि आप जानते हैं, कि वे पदार्थ होते हैं जो क्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन क्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होता है, हमारी एनर्जी कम खर्च होती है, हमारा समय बचता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इंडस्ट्रीज़ में कैटलिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। इस वजह से इन संक्रमण तत्वों का उत्प्रेरकीय गुण दर्शाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कई सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जहाँ पर हम संक्रमण तत्वों को या उनसे जो निर्मित यौगिक हैं उनको हम उत्प्रेरक की भांति काम में लेते हैं। और कई अभिक्रियाओं में तो हम मिश्र धातु को भी काम में लाते हैं। अब मिश्र धातु क्या होता है ये भी अपन को पता होना चाहिए। मिश्र धातु जो है संक्रमण धातुओं का ही मिश्रण है। अगर हम कई संक्रमण धातुओं को एक साथ मिला देते हैं तो मिश्र धातु प्राप्त होता है। और संक्रमण तत्व ही मिश्र धातु बनाने में बहुत उपयुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि संक्रमण तत्वों की जो आकार होते हैं वो लगभग बराबर होते हैं और उस वजह से जो भी उसका हम जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अंदर आसानी से वो फिट हो जाते हैं। हम देते हैं जैसे हमारे पास में 3 तरह के जो है संकुलन होते हैं, BCC, FCC और HCP। तो ये जो संकुलन है उसमें हमको क्या करना पड़ता है कि एक मेटल का जो उसी साइज़ का है उसको हम दूसरी साइज़ के संक्रमण धातु से रिप्लेस कर देते हैं और उससे हमको एलॉय मिल जाता है। और एलॉय में क्या है, हम जो भी प्रॉपर्टी चाहते हैं वो सारी प्रॉपर्टी वाले जो धातु है उसके अंदर मिक्स कर देंगे और उससे जो मिश्र धातु तैयार होगी वो बहुत ही हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी। और ये इसीलिए मिश्र धातुओं का उपयोग भी किया जाता है। अब उत्प्रेरक जो है वो जो है क्या करता है हमेशा कि एक इंटरमीडिएट यौगिक बनाता है रिएक्टेंट के साथ क्रिया करके। और जब रिएक्टेंट के साथ में क्रिया करके माध्यमिक यौगिक वो तैयार करता है तो उसकी सक्रियण ऊर्जा बहुत कम होती है। जो एक्टिवेशन एनर्जी है इंटरमीडिएट यौगिक की, माध्यमिक यौगिक की, वो बहुत कम होती है। इसलिए जल्दी से कम ऊर्जा में हम इंटरमीडिएट यौगिक प्राप्त कर लेते हैं। और एक बार जब इंटरमीडिएट यानी माध्यमिक यौगिक बन जाता है तो फिर वो उत्पाद और कैटलिस्ट उसमें से अलग हो जाता है। तो उत्पाद भी प्राप्त हो गया और हमने जो कैटलिस्ट काम में लिया था वो कैटलिस्ट भी हमें वैसा का वैसा प्राप्त हो गया। तो हम उस कैटलिस्ट को रीयूज़ कर सकते हैं, बार बार उसी अभिक्रिया के लिए उसको प्रयुक्त कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे का सौदा है कि हमने किसी पदार्थ को काम में लिया, उससे हमारी एनर्जी भी बची, उससे हमारा समय भी बचा और साथ साथ हमने क्या किया, प्रोडक्ट भी प्राप्त कर लिया। और प्रोडक्ट के साथ साथ जैसा संक्रमण तत्व हमने रिएक्टेंट के साथ में अभिक्रिया करवाने के समय प्रयुक्त किया था वो का वो सेम जो है कैटलिस्ट हमें पुनः प्राप्त हो जाता है और हमें वापस उसको यूज़ करने के लिए हम उसको तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से सबसे सस्ता और सबसे फ्रूटफुल काम जो है कैटलिस्ट करते हैं। फ्रूटफुल इसलिए क्योंकि हमको प्रोडक्ट जल्दी मिल रहा है, प्रोडक्ट हमको कम एनर्जी में मिल रहा है। तो समय की बचत, ऊर्जा की बचत, और हर इंडस्ट्रियलिस्ट यही चाहता है कि कम से कम ऊर्जा उसकी खर्च हो, जल्दी से जल्दी उसका प्रोडक्ट बने। तो ये उसमें सहायता करता है। इसके अतिरिक्त संकरण तत्व जो होते हैं वो अंतराकाशी यौगिक बनाने में भी समर्थ होते हैं। अब अंतराकाशी यौगिक क्या होता है ये अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा मैं आपको कि अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं। और ये जो अंतराकाशी यौगिक होते हैं वो एड्जॉर्ब और एब्जॉर्ब, दो तरह की चीज़ होती है। तीनों तरह की चीज़ें करने में सक्षम होते हैं। मतलब वो जल्दी से अधिशोषित सतही प्रक्रिया होती है। मतलब कोई भी पदार्थ जो है किसी की सतह पे जाके चिपक जाता है तो उसको हम बोलते हैं अधिशोषित। अवशोषित हम बोलते हैं कि वो पूरे पदार्थ के अंदर जाके घुल मिल जाए तो वो अवशोषित हो गया। और सक्रियित का मतलब उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में थोड़ी सी वृद्धि हो जाए। तो संक्रमण तत्व अधिशोषित हो सकते हैं, अवशोषित हो सकते हैं और सक्रियित हो सकते हैं। इसी कारण इन्हें हम उत्प्रेरक की भांति प्रयुक्त करते हैं। तो उत्प्रेरक के भांति संक्रमण तत्वों को क्यों प्रयोग में लाया जाता है, ये इसका आंसर
और भी आगे अपन समझा सकते हैं, वो ये कि यदि संक्रमण तत्व हम काम में लेते हैं तो वो हर तरह से एक इंटरमीडिएट यौगिक बनाने में सक्षम होता है, जो कि लोअर एनर्जी का होता है और जल्दी बन जाता है। इसलिए हम हमेशा संक्रमण तत्वों को कैटलिस्ट के रूप में प्रयुक्त करते हैं। दूसरा एक और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है कि जो भी हम कैटलिस्ट काम में लाते हैं वो कैटलिस्ट हमेशा चूर्ण अवस्था में काम में लाते हैं। यानी हम अगर संक्रमण तत्व को ले रहे हैं तो हम संक्रमण तत्वों का पहले क्या करेंगे, पीस लेंगे, उसको बारीक पीस लेंगे, और बारीक पीसने की वजह से उसकी जो उत्प्रेरक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी उत्प्रेरक एक्टिविटी, कैटेलिटिक जो क्षमता है वो एकदम बढ़ जाती है जब हम उसी संक्रमण पदार्थ को चूर्ण अवस्था में काम में लेते हैं। तो उसका कारण क्या है, क्या कारण है चूर्ण बनाने से उसकी उत्प्रेरक सक्रियता क्यों बढ़ जाती है, ये क्वेश्चन भी पूछा कई बार गया है। तो इसका कारण क्या होगा, संक्रमण तत्वों में जितने भी मेटलिक बॉन्ड है, धात्विक बंध हैं, वो धात्विक बंध चूर्ण बनाने से टूट जाते हैं। तो उसमें कई इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है चूर्ण बनाने पे क्या हो जाएगा, संक्रमण तत्व यानी उत्प्रेरक को महीन चूर्ण में जब बदला जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो मेटलिक बंध से बने हुए हैं उससे मुक्त हो जाते हैं, सो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजकता के रूप में क्या करेंगे, दूसरे अन्य प्रजाति से बंध बना लेंगे, नया बॉन्ड बना लेंगे, नया यौगिक तैयार कर लेंगे। और होना क्या है, नया यौगिक का मतलब यहाँ से तात्पर्य है इंटरमीडिएट यौगिक बनाने में सक्षम हो जाते हैं। तो जैसे जैसे मेटलिक बॉन्ड टूटेगा फ्री इलेक्ट्रॉन हमको मिलेंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिएक्टेंट के साथ मिलके और इंटरमीडिएट यौगिक यानी माध्यमिक यौगिक जल्दी से बना लेंगे। और एक बार जब माध्यमिक यौगिक बन गया तो फिर जल्दी से हमको प्रोडक्ट और कैटलिस्ट मिल जाता है। तो माध्यमिक यौगिक बनाना, जल्दी से जल्दी बनाना, कम ऊर्जा में बनाना, उसके लिए हमको क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन कब मिलते हैं, जब हम उस संक्रमण तत्व यानी कैटलिस्ट को महीन चूर्ण के रूप में बदल देंगे। और ऐसा करने से हमको बहुत सारी एक्टिव साइट, रिएक्टिव साइट मिल जाएगी, क्रियाकारी साइट मिल जाएगी। और ये जो क्रियाकारी बिंदु हैं या साइट्स हैं वो क्या काम करेगी, रिएक्टेंट के साथ में रिएक्ट करके माध्यमिक यौगिक बना देगी। तो जितनी जल्दी माध्यमिक यौगिक बनेगा उतनी ही उत्प्रेरकीय सक्रियता बढ़ जाएगी। तो चूर्ण बनाने से उत्प्रेरकीय क्षमता क्यों बढ़ती है, इसका ये मैंने आपको उत्तर बताया है। अब आप देखेंगे कि जितने भी प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व हैं उनमें ये जो उत्प्रेरक बनाने की क्षमता होती है, और उनके यौगिक में भी जो है उत्प्रेरक, और ज़्यादातर हम मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, प्लेटिनम, पैलेडियम, इनको जो है उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं। और कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास में हैं जो एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे जाएंगे कि इस पर्टिकुलर संक्रमण तत्व या यौगिक को किस अभिक्रिया के लिए संक्रमण के ये कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे संपर्क विधि जो है जिससे हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, वहाँ पे हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड काम में लाते हैं, अमोनियम वेनेडियम ट्राइऑक्साइड भी काम में लाया जाता है। तो ये एग्जाम्पल्स और भी हैं, जैसे एग्जाम्पल संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का बता रखा है जिसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज ए उत्प्रेरक काम में लिया गया है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर उत्प्रेरकीय अभिक्रिया को दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे, तो उसका ये जनरल अभिक्रिया दे रही है, सामान्य अभिक्रिया से इसको समझाया जा रहा है। यहाँ A + B + C = ABC स्टार बन रहा है, और ये ABC स्टार जो है A, B और C में कन्वर्ट हो रहा है। तो C जैसा हमने अभिक्रिया के शुरुआत में लिया था, अभिक्रिया अंत होने के बाद भी C वैसा का वैसा मिल रहा है। तो यहाँ पे A और B अभिकारक है, C आपका कैटलिस्ट है। A, B अभिकारक और C कैटलिस्ट मिलके आपको माध्यमिक यौगिक दे रहा है ABC स्टार। तो ABC स्टार जो है वो एक माध्यमिक यौगिक है जिसकी सक्रियण ऊर्जा बहुत कम होती है। और जैसे ही ABC स्टार बन जाता है तब वो ABC स्टार जो है वो उत्पाद और उत्प्रेरक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अभिक्रिया है जो बताती है कि कैटलिस्ट किस तरह से काम करते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, निकल का जो महीन चूर्ण है जिसको हम रेने निकल भी बोलते हैं, वो भी जो है वनस्पति तेलों के जो हम उसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं उसमें काम में आता है। तो ये वनस्पति तेल को जब हम हाइड्रोजनीकृत करते हैं तो हमें फैट प्राप्त होते हैं, और उसमें ये महीन निकल चूर्ण जो है उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही ज़्यादा ये प्रयुक्त होती है इंडस्ट्रीज़ में। तो इसके बाद एक और एग्जांपल बता रखा है कि CO+ भाप जो है वो CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ पे भी काम में आता है रेने निकल। इसके अलावा रेने निकल का उपयोग होता है हेक्सामेथिलीन डायमीन के
सिंथेसिस में, संश्लेषण में। उसकी रिएक्शन नीचे बता रखी है किस तरह से एडिपो नाइट्राइल हम लेते हैं और रेने निकल जो है उसको हेक्सामेथिलीन डायमीन में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से फेंटन्स रिएजेंट के बारे में पूछा जाता है। आधे नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट इज फेंटन रिएजेंट। तो फेंटन अभिकर्मक क्या होता है, इसका आंसर है फेरस सल्फेट प्लस हाफ H2O2, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फेरस सल्फेट को मिला दें तो हमको फेंटन्स अभिकर्मक मिलता है। तो फेंटन्स रिएजेंट जो है फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मिक्सचर होता है और इसका हम प्राथमिक अल्कोहल, जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, उसके ऑक्सीडेशन में काम में लेते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल को जब हम फेंटन अभिक्रिया से क्रिया कराते हैं तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करने के लिए फेंटन अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से जिगलर नाटा उत्प्रेरक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उत्प्रेरक है। कई बार पूछा गया है आधे नंबर के क्वेश्चन में कि व्हाट इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो इसका आंसर है TiCl4। तो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जो है वो जिगलर नाटा कैटलिस्ट है और इस जिगलर नाटा कैटलिस्ट का उपयोग एथिलीन के पॉलीमराइजेशन से पॉलीथीन के निर्माण हेतु किया जाता है। तो एथिलीन के कई सारे अणु मिलके बहुलीकृत होके हमको क्या बनाते हैं, पॉलीथीन देते हैं और इसके लिए हम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड यानी जिगलर नाटा अभिकर्मक का उपयोग करते हैं। इसी तरह से हेबर विधि से जब हम अमोनिया बनाते हैं तो वहाँ पर भी आयरन और मोलिब्डेनम का महीन चूर्ण काम में लिया जाता है। हेबर विधि से अमोनिया बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और आप जानते हैं कि अमोनिया एक बार बन जाती है तो वो कईयों के लिए स्टार्टिंग एजेंट है। तो अमोनिया बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल उत्पाद है और उसमें जो है आयरन और मोलिब्डेनम का जो महीन चूर्ण है, जो उसका चूरा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। इसी तरह से कॉपर वेनेडियम का एग्जांपल इसमें बता रखा है। नाइलॉन 66 के संश्लेषण में कॉपर और वेनेडियम को यूज़ में लिया जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं साइक्लोहेक्सेनॉल है और साइक्लोहेक्सेनोन है, ये मिलकर अपन को एडिपिक एसिड दे रहा है और एडिपिक एसिड जो है वो नाइलॉन 66 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कॉपर और वेनेडियम का जो चूर्ण है वो उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। फिर इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स बता रखे हैं। H2O2 के अपघटन में MnO2 को उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं। इसी तरह से अमोनिया के ऑक्सीकरण से HNO3 बनाना है। HNO3 भी बहुत इंपॉर्टेंट उत्पाद है। तो SO2 को वायु द्वारा SO3 में परिणत करने के लिए स्पॉन्जी प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। फिर एक और आता है एडम्स उत्प्रेरक क्या होता है। तो एडम्स उत्प्रेरक जो है वो एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और जितना भी रिड्यूसिंग अभिक्रियाएँ हैं उसमें हम इसको काम में लाते हैं। प्लेटिनम ऑब्लिक प्लेटिनम ऑक्साइड, तो प्लेटिनम के साथ में प्लेटिनम ऑक्साइड को मिक्स कर दें तो हमको एडम्स उत्प्रेरक प्राप्त होता है। इस तरह से फिनोल को साइक्लोहेक्सेनोन में हाइड्रोजनीकृत करना है तो वहाँ पे हम पैलेडियम उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। सिलिकॉन निर्माण में हम जो है जो इसका प्राइमरी रिएक्टेंट है उसमें हम कॉपर को उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं। इसी तरह से जिंक के विसल्फनीकरण में काम लेते हैं, जिंक ऑक्साइड के। इसी तरह से निकल ऑक्साइड नेप्था के पुनर्निर्माण में निकल ऑक्साइड का काम में लिया जाता है और विसल्फनीकरण में डीसल्फराइजेशन के अंदर जिंक ऑक्साइड प्रयुक्त किया जाता है। इसी तरह से क्यूप्रिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, ये सारे ही जो हैं कैटलिस्ट के रूप में काम आते हैं। और ये जो डायग्राम यहाँ पे बता रखा है चित्र 1.16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको बता रहा है कि कैटलिस्ट कैसे जो है सक्रिय ऊर्जा को कम करता है। जो ऊपर वाला जो ग्राफ है ये वाला, जिसमें ए और बी मिलके आपको क्या दे रहे हैं, AB स्टार। तो ये AB स्टार जो है वो तब का माध्यमिक यौगिक है जब हमने कैटलिस्ट काम में नहीं लिया और उसके लिए हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी एनर्जी दे रहा है वो। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी, इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है वो। लेकिन अगर आपने AB के साथ में कैटलिस्ट बना दिया तो हमारा जो माध्यमिक यौगिक है वो यहीं बन जाएगा। उसके लिए बहुत कम एनर्जी, इससे लगभग आधी एनर्जी हमको देनी पड़ रही है और हमारा ABC स्टार माध्यमिक यौगिक बन गया। तो ये ABC स्टार का मतलब जो कि स्टार लगाना भी जरूरी, क्योंकि ABC स्टार मतलब जो सक्रिय है, मतलब वो जल्दी से टूट के और मतलब अस्थायी है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो अस्थायी होता है, तो जो अस्थायी होता है उसको हम स्टार से दर्शाते हैं। तो AB पे भी स्टार लगा रखा होता है, ABC पे भी स्टार लगा होता है और ये ABC जैसे ही बनेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AB.C, मतलब AB यानी आपका प्रोडक्ट और C आपका कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जैसा हमने इनिशियली यूज़ किया था वैसा ही हमको लास्ट में प्राप्त हो जाता है। तो
ये जो डायग्राम है जिसमें एक तरफ अभिक्रिया की प्रकृति है और दूसरी तरफ मुक्त ऊर्जा है, तो ये बताता है किस तरह से कम ऊर्जा में और कम समय में हमको प्रोडक्ट प्राप्त होता है जब हम कैटलिस्ट काम में लेते हैं। और भी कई सारे एग्जाम्पल बता रखे हैं जिसमें हम संक्रमण तत्व या उनके ऑक्साइडों को एज ए कैटलिस्ट काम में लाते हैं। अब ये जो ऊपर जो वक्र हमने देखा उसके क्या कंक्लूजन्स हैं, क्या निष्कर्ष हैं। पहला जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है कि उत्प्रेरक प्रयुक्त होने पर प्राप्त माध्यमिक यौगिक ABC की सक्रियण ऊर्जा कम है, वो दिख ही रही है अपन को। तो अभिक्रिया कम ऊर्जा और कम समय में इस वजह से पूर्ण हो जाती है, बिकॉज ABC की सक्रियण ऊर्जा AB से कम होती है। फिर उसके बाद में अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक पुनः बिना परिवर्तन हमें प्राप्त हो जाता है, जैसा कैटलिस्ट यूज में लिया था वैसा ही। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो आप बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखिए वापस ग्राफ में। यहाँ ये कह रहा है कि ये जो आपका प्राप्त उत्पाद है उसकी एनर्जी हमेशा क्रियाकारक से कम होनी चाहिए। अब आप देखेंगे ये जो डायग्राम है इसके अंदर आप देखो क्रियाकारक की एनर्जी यहाँ पे है और उत्पाद की एनर्जी यहाँ पर है। तो ये ज़्यादा एनर्जी का है क्रियाकारक और उत्पाद जो है वो कम एनर्जी का। तो ये दर्शाता है कि जो भी उत्पाद बना है वो क्रियाकारक से ज़्यादा स्थायी है। और स्थायी होने का कारण क्या है? नेट एनर्जी में कमी। जब ऊर्जा में कमी आती है तो स्थायित्व में वृद्धि होती है। तो ये जो इतनी डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये बता रहा है कि इतनी एनर्जी जो है बाहर निकल जाएगी। तो इतनी एनर्जी जब बाहर निकल जाएगी तो ए और बी की तुलना में ये जो AB उत्पाद बना है वो ज़्यादा स्थायी होगा। तो जो तीसरा इसका निष्कर्ष है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी हमें ये जो क्रियाकारक है इसको हमने यहाँ से बना दिया इधर से लो एनर्जी से, तो ये गलत हो जाएगा, वो क्रिया आगे बढ़ेगी नहीं। हमेशा क्रियाकारक की एनर्जी उत्पाद से जो है कम होनी चाहिए। तो क्रियाकारक जो है वो हायर एनर्जी के होंगे, उत्पाद जो है वो हमेशा लोअर एनर्जी के होंगे। अब आपको बताया जा रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट आर देयर। कैटलिस्ट को मुख्यतः हमने दो भागों में डिवाइड किया, होमोजीनियस कैटलिस्ट और दूसरा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, यानी समांग उत्प्रेरक और विषमांग उत्प्रेरक। समांग उत्प्रेरक का मतलब ये हुआ कि जिसमें उत्प्रेरक और क्रियाकारक दोनों की भौतिक अवस्था समान होती है, यानी उत्प्रेरक भी लिक्विड है तो क्रियाकारक भी लिक्विड है, उत्प्रेरक भी सॉलिड है तो क्रियाकारक भी, यानी कैटलिस्ट और रिएक्टेंट अगर सेम स्टेट में है, उनकी जो अवस्था है, सॉलिड है तो सॉलिड है, लिक्विड है तो लिक्विड है, गैस है तो गैस है, तो वो क्या कहलाएगा? समांग उत्प्रेरक कहलाएगा। अर्थात दोनों एक ही प्रावस्था में होंगे, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट, तो वो उत्प्रेरण जो है वो क्या कहलाएगा? समांग उत्प्रेरण कहलाएगा। दूसरा है विषमांग। विषमांग के अंदर क्या होगा? कैटलिस्ट अगर आपका सॉलिड है तो आपके रिएक्टेंट जो हैं वो गैसियस हो सकते हैं। तो विषमांग उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्रियाकारकों की भौतिक अवस्था से भिन्न होती है। एक अगर सॉलिड है तो दूसरा लिक्विड होगा। तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाएंगे? विषमांग उत्प्रेरक कहलाएंगे। समांग उत्प्रेरक में अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर माध्यमिक यौगिक बनाने की क्षमता होती है और संक्रमण धातुओं के कई विलेय संकुल अभिक्रियाओं में समांग उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। जबकि विषमांग उत्प्रेरक हमेशा क्या होंगे? ठोस होंगे। और जो विषमांग उत्प्रेरक होंगे यानी जो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होंगे वो हमेशा जो है उस समय जो रिएक्टेंट होंगे वो हमेशा कैसे होंगे? गैसियस स्टेट में होंगे। और ये जो गैसियस स्टेट के क्रियाकारक हैं, रिएक्टेंट है, वो क्या करते हैं? जो ठोस आपके उत्प्रेरक हैं उस पर जाके चिपक जाते हैं, एड्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस दशा में क्या होगा? विषमांग उत्प्रेरक अभिकारक गैसों को सतह प्रदान करता है और ये जो अभिकारक हैं उस पर जाके अधिशोषित हो जाते हैं। और जितनी ज़्यादा सतह हम कैटलिस्ट प्रदान करेगा उतना ही ज़्यादा उस पर जो है क्रियाकारक एड्जॉर्ब होगा तो रिएक्शन भी फास्ट होगी। और इसीलिए सतह प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं? जो उत्प्रेरक होता है उसको चूर्ण के रूप में काम में लाते हैं। जैसे ही चूर्ण हम लेते हैं तो उसका जो है पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। हम किसी भी पदार्थ को जब चूरा कर देंगे तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो अधिशोषण ज़्यादा होगा। जब अधिशोषण ज़्यादा होगा तो क्या होगा? जल्दी से प्रोडक्ट हमारे को मिल जाएगा। तो इस तरह से बता रखा है कि समांग उत्प्रेरक कैसे काम करते हैं, विषमांग उत्प्रेरक कैसे काम करते हैं। तो अभिकारक उत्प्रेरक पर अधिशोषित होकर सक्रियित हो जाते हैं और कोई भी क्रिया आसानी से पूर्ण हो जाती है। तो आज हमने क्या पढ़ा? एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी संक्रमण तत्वों की, तो वो थी कैटेलिटिक प्रॉपर्टी। और जो कैटेलिटिक प्रॉपर्टी जो है उसमें दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो आता है वाई
ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो भी कैटलिस्ट हम काम में ला रहे हैं तो वो कैटलिस्ट चूर्ण अवस्था में ही क्यों काम में लाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद करने हैं। फिर उसके अलावा छोटे क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा कि एडम्स उत्प्रेरक क्या है, इसके अलावा जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या है, नाम लिखिए। और उसके अलावा जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसी 5 अभिक्रियाओं के नाम दीजिए जिसमें संक्रमण तत्व या उनके यौगिक को कैटलिस्ट के रूप में प्रयुक्त में लिया गया है। तो ये सारे प्रश्न जो हैं इसमें बन के आते हैं, तो ये सब आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स। ये भी इम्पॉर्टेंट इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड और नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड भी संक्रमण तत्व द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि संक्रमण तत्व कितने उपयोगी हैं, इनकी एप्लीकेशंस कितनी ज़्यादा हैं, और ख़ास तौर से कैटलिस्ट का तो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और सारे ही कैटलिस्ट हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। तो इस वजह से आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।